हम में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है कि समुद्र का पानी खारा होता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में साइंटिफिक रीज़न क्या है। दरअसल बहुत सारी नदियों का पानी आकर समुद्र या ओशन में मिलता है। जिन नदियों का पानी आकर समुंदर में मिलता है, उनमें से कुछ मीठे पानी की नदियाँ होती हैं, तो कुछ खारे पानी की नदियाँ होती हैं। इस तरह से समुंदर में आने वाला पानी खारा और मीठा दोनों होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इसका मिक्सचर होता है। जब इस पानी का सूरज की गर्मी की वजह से वेपराइजेशन होता है, तो ये वेपर ऊपर जाकर बादल बन जाता है। उसके बाद यही बादल बारिश के रूप में नीचे ज़मीन पर गिरता है और फिर वापस नदियों के जरिए समुंदर में आ जाता है। इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पानी खारा कैसे हुआ। दरअसल जब बादल में मौजूद पानी बारिश के रूप में नीचे ज़मीन पर आता है, तो हवा में मौजूद बहुत सारी गैसों से मिल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, जिसकी वजह से बारिश का पानी ज़मीन पर पहुंचने के बाद हल्का सा एसिडिक यानी नमकीन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये पानी बहकर नदी में ही जाएगा। तो जिस जगह पर बारिश होती है और जिस रास्ते से ये पानी बहकर नदियों में पहुंचता है, वहाँ पर मौजूद लवण यानी साल्ट को यह पानी अपने अंदर घुला लेता है। उसके बाद ये पानी नदियों में जाता है, लेकिन क्योंकि इन लवण या साल्ट की मात्रा कम होती है, इस वजह से हमें नदियों का पानी मीठा ही महसूस होता है। नदियों का ये लवण पानी समुद्र में पहुंचता है। इस तरह करोड़ों साल से यही प्रक्रिया होती आ रही है। नदियों का ये पानी जब समुद्र में मिलता है, तो पानी में मौजूद लवण यानी साल्ट समुद्र में इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में भी चट्टानें हैं जिनकी लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। समुद्र में भी ज्वालामुखी होते हैं जिनके फटने से लावा, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी हैं जो क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाते हैं। इस तरह नदियों से आए लवण और समुद्र में पैदा होने वाले लवण के मिल जाने से समुद्र का पानी खारा लगता है। समुद्र में मौजूद साल्ट यानी लवण तो समुद्र में ही रहता है, लेकिन जब सूरज की गर्मी की वजह से इसके पानी का वेपराइजेशन होता है, तो ये बादल बनकर ऊपर चला जाता है और ये वेपराइज्ड पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। ये शुद्ध पानी बादल का रूप ले लेते हैं, जो बाद में बारिश के रूप में ज़मीन पर बरसते हैं। इस तरह समुद्र का पानी शुद्ध होकर यानी शुद्ध पानी आसमान में चला जाता है, लेकिन लवण समुद्र में ही रह जाता है। इस प्रक्रिया के कारण करोड़ों वर्षों से समुद्र का पानी खारा ही बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो समुद्र का पानी और भी खारा होता जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं जिसके कारण समुद्र का पानी ज़्यादा खारा नहीं होता। जैसे समुद्र में मौजूद सल्क धारी जीव जंतु समुद्रों में मौजूद लवण का उपयोग अपनी खोल बनाने के काम में लेते रहते हैं। जब ये सल्कधारी समुद्री जीव मरते हैं, तो बहुत समय बाद इनका शरीर चूने का पत्थर बन जाता है। यह चूने के पत्थर समुद्र में हलचल के दौरान समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। इस चूने का खनन करके इसको घर में काम आने के योग्य बनाया जाता है। ये वही चूना होता है जिसका उपयोग हम घर में करते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर ऐसे ही चलती आ रही है। तो अब आप जान गए होंगे कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है और ये एक लेवल पर ही क्यों खारा रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र में 3.5% लवण पाया जाता है। मतलब समुद्र के 100 ग्राम पानी में 3.5 ग्राम लवण होता है। इस वजह से ही हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। इसमें कुछ लवण नदियों के द्वारा आ जाता है, जबकि कुछ लवण समुद्रों में ही चट्टानों और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों की क्रिया से उत्पन्न होता है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।
इंडियन ओशन अर्थ के कितने परसेंट हिस्से पर मौजूद है? इंडियन ओशन दुनिया के बाकी दूसरे ओशन से क्यों अलग है? इंडियन ओशन गहराई कितनी है? इंडियन ओशन के किनारे कितने देश मौजूद हैं? इंडियन ओशन का टेम्परेचर कितना होता है? इंडियन ओशन मेडिटेरियन सी से कैसे जुड़ी हुई है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं इंडियन ओशन से जुड़े 10 अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, इंडियन ओशन इस अर्थ पर मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, जबकि पहले नंबर पर पैसिफिक ओशन और दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन आते हैं। ये दुनिया की इकलौती ओशन है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया। नंबर 2, इंडियन ओशन इस अर्थ के 14% हिस्से पर मौजूद है, जबकि इस अर्थ पर मौजूद पानी का 20% हिस्सा इंडियन ओशन में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जितने भी ओशन अपना वजूद रखती हैं, उन सब में इंडियन ओशन सबसे ज़्यादा गर्म ओशन माना जाता है, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। नंबर 3, दुनिया का इकलौता ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, वो अपना सबसे ज़्यादा कोस्टलाइन भी उसी देश के साथ शेयर करता है। उस देश का नाम है इंडिया, यानी अपना हिंदुस्तान। नंबर 4, इंडियन ओशन के किनारे अफ्रीका के 16 देश, एशिया के 23 देश, ऑस्ट्रेलिया और आइलैंड के 57 समूह मौजूद हैं। इंडियन ओशन के साउथ में एक इमेजिनरी लाइन के जरिए इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को अलग माना जाता है, जो कि 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर मौजूद है। नंबर 5, इंडियन ओशन का कुल सरफेस एरिया तकरीबन 7,35,56,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अगर इसमें मौजूद पानी की वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 29,21,31,000 क्यूबिक किलोमीटर है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक इसकी चौड़ाई तकरीबन 10,000 किलोमीटर है। नंबर 6, आमतौर पर इंडियन ओशन की गहराई तकरीबन 12,990 फीट है, जबकि अगर हम सबसे गहरे पॉइंट की बात करें तो जावा ट्रेंच में मौजूद सुंदा डीप सबसे गहरा पॉइंट है, जिसकी गहराई तकरीबन 24,442 फीट है। नंबर 7, हर साल इंडियन ओशन 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जितना भी तेल का प्रोडक्शन समुद्र से होता है, उसका 40% प्रोडक्शन सिर्फ इंडियन ओशन से होता है। नंबर 8, इंडियन ओशन के किनारे कई सारे पोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से कई बड़े पोर्ट्स यानी बंदरगाह कुछ यूं हैं। सिंगापुर का सिंगापुर पोर्ट, इंडिया का मुंबई पोर्ट, यमन का ईडन पोर्ट, साउथ अफ्रीका का डरबन पोर्ट, ओमान का मस्कत पोर्ट, इंडोनेशिया का जाकर्ता पोर्ट और ऑस्ट्रेलिया का पर्थ पोर्ट मौजूद है। नंबर 9, तकरीबन 5,000 किलोमीटर लंबा माउंटेन रेंज जिसका नाम 99 ईस्ट रिज है, इंडियन ओशन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ईस्ट इंडियन ओशन और वेस्ट इंडियन ओशन। नंबर 10, साल 1859 यानी 1859 से लेकर 1869 तकरीबन 10 साल के दरमियान स्वेज कैनाल नाम की कंपनी ने इंडियन ओशन को एक नहर बनाकर मेडिटेरियन सी से जोड़ा, जिसे स्वेज कैनाल नहर कहा जाता है। इंडियन ओशन को हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। अटलांटिक ओशन इस अर्थ के कितने हिस्से पर मौजूद है? अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी जगह कौन सी है और कितनी गहरी है? अटलांटिक ओशन का सरफेस एरिया कितना है? क्या अटलांटिक ओशन को एरोप्लेन के जरिए पार किया जा सकता है? दुनिया के कितने देश अटलांटिक ओशन के किनारे मौजूद हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए जानते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में 10 अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, पैसिफिक ओशन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ओशन अटलांटिक ओशन ही है, जिसका सरफेस एरिया तकरीबन 41 मिलियन स्क्वायर माइल है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से तकरीबन 6 गुना बड़ा। यह इतना बड़ा है कि इस अर्थ का तकरीबन 20% सिर्फ अटलांटिक ओशन ही है। नंबर 2, अटलांटिक ओशन का सबसे गहरी जगह प्यूर्टो रिको ट्रेंच में है, जिसकी गहराई तकरीबन 27,841 मीटर है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का फ्लोरिडा शहर सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया बनाता है,
लेकिन फ्लोरिडा में ही सबसे ज़्यादा शार्क अटैक होता है। नंबर 3, अटलांटिक ओशन का नाम ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे पहले रखा गया, जिसका मतलब होता है सी ऑफ एटलस। एटलस उनके भगवान थे, जिनके बारे में उनका दावा था कि ये पृथ्वी के सारे कॉर्नर पर रहते हैं। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि अटलांटिक ओशन के नीचे एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज मौजूद है। कभी कभार इसको सैटेलाइट से देखा जा सकता है। इसे माउंटेन रेंज मिड अटलांटिक रीजन कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ तक कि हिमालय से भी 4 गुना बड़ी। नंबर 5, दुनिया के कई सारे मशहूर शहर अटलांटिक ओशन के किनारे आते हैं, जैसे अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट का मियामी शहर, साउथ अफ्रीका का केप टाउन, यूनाइटेड किंगडम का लंदन, ब्राज़ील का साओ पाउल, मोरक्को का कासाब्लैंका और बहुत सारे दूसरे शहर। नंबर 6, अटलांटिक ओशन को इक्वेटर 2 हिस्सों में तकसीम करता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का कुल वॉल्यूम यानी इसमें मौजूद पानी का कुल वॉल्यूम तकरीबन 31 करोड़ 4,10,924 क्यूबिक किलोमीटर है, जबकि आमतौर पर इसकी गहराई तकरीबन 3,646 मीटर की है। नंबर 7, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के तकरीबन 52 देश अटलांटिक ओशन के किनारे पड़ते हैं। अटलांटिक ओशन के पानी का टेम्परेचर जगह के हिसाब से बदलता रहता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर के पास होता है और सबसे कम टेम्परेचर पोल के पास में होता है। नंबर 8, बाकी दूसरे ओशन के मुकाबले अटलांटिक ओशन में आइलैंड्स की तादाद कम है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन में मौजूद ज़्यादातर आइलैंड्स कैरेबियन रीजन में लोकेट करते हैं। हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड तकरीबन 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशन में ही मौजूद है। नंबर 9, अटलांटिक ओशन के नीचे मौजूद मिड अटलांटिक रिज एक काफ़ी दूर तक फैला माउंटेन रेंज है। तकरीबन 16,000 किलोमीटर में मौजूद मिड अटलांटिक रिज नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनलैंड से लेकर साउथ वेस्ट में अफ्रीका के गुड होप के केप तक जाता है। नंबर 10, अटलांटिक ओशन दुनिया का पहला ओशन था जिसको पानी के जहाज और एरोप्लेन से क्रॉस किया गया। साल 1850 में एक पैसेंजर प्लेन अटलांटिक ओशन को क्रॉस की थी। हम आपको बता दें कि बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में ही मौजूद है। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। पैसिफिक ओशन का नाम पैसिफिक कैसे पड़ा? पैसिफिक ओशन कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर कितना है? क्या पैसिफिक ओशन सबसे गहरा है? पैसिफिक ओशन का एरिया कितना है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं पैसिफिक ओशन से जुड़े 10 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, यूरोप को छोड़कर बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स के बीचों बीच मौजूद पैसिफिक ओशन इस अर्थ पर मौजूद सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है। पैसिफिक वर्ड लैटिन भाषा के पेस यानी पीस से लिया गया है, जिसका मतलब पीसफुल होता है। साल 1521 में इसको पैसिफिक ओशन का नाम दिया गया। नंबर 2, पैसिफिक ओशन इस दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, जो कि इस अर्थ का 30% हिस्सा है। इसका सरफेस एरिया 16,94,79,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जमीन का पानी वाला भाग जितना भी है उसका आधा हिस्सा सिर्फ पैसिफिक ओशन ही है। इसका एरिया कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पैसिफिक ओशन का सरफेस एरिया इस अर्थ के पूरे जमीनी हिस्सा से भी ज़्यादा है। नंबर 3, पैसिफिक ओशन न सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि सबसे गहरा भी है, जिसकी अमूमन गहराई 3800 मीटर है, जबकि इसका सबसे गहरा पॉइंट मरीना ट्रेंच पर मौजूद चैलेंजर डीप है, जो कि फिलीपींस और न्यू गुनिया के दरमियान आता है। इसकी गहराई तकरीबन 10,920 मीटर है। अर्थ का सबसे गहरा हिस्सा भी यही है, जो कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बना है। इसको चैलेंजर डीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल 1875 में इसकी खोज HMS चैलेंजर ने की थी। नंबर 4,
आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का तकरीबन 80% ज्वालामुखी पैसिफिक ओशन के बेसिन में ही मौजूद है। दरअसल ये सारे वोल्केनो एक रिंग बनाती हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इन ज्वालामुखी में वोल्केनो एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे भूकंप भी आया करते हैं। नंबर 5, पैसिफिक ओशन में मौजूद पानी का टेम्परेचर जगह के हिसाब से बदलता रहता है। आमतौर पर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और पोल के पास इसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ जगहों पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। नंबर 6, दुनिया में जितने भी आइलैंड्स मौजूद हैं उसमें से ज़्यादा तादाद पैसिफिक ओशन में ही है। इस वक्त तकरीबन 25,000 आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं, जिनकी ज़्यादातर तादाद इक्वेटर के साउथ में है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें से तकरीबन 17,508 आइलैंड्स इंडोनेशिया में हैं और 3,000 आइलैंड्स जापान में हैं। नंबर 7, पैसिफिक ओशन को इक्वेटर दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पैसिफिक ओशन का पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। नंबर 8, पूरी दुनिया में मशहूर सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ पैसिफिक ओशन में ही मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1429 मील है, यानी 1429 मील। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से पैसिफिक ओशन हर साल 1 इंच कम होता जाता है। वहीं दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन हर साल उतना ही बढ़ता जाता है। नंबर 10, पिछले 40 सालों में पैसिफिक ओशन में मरीन पॉल्यूशन लगभग 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है एटमॉस्फेयर के लिए भी और पैसिफिक ओशन में मौजूद जानवरों के लिए भी। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। आर्कटिक ओशन का नाम आर्कटिक ही क्यों है? आर्कटिक ओशन इस अर्थ के कितने हिस्से पर मौजूद है? आर्कटिक ओशन की गहराई कितनी है? आर्कटिक ओशन किस तरह दूसरी ओशन से जुड़ी हुई है? सर्दियों के मौसम में आर्कटिक ओशन में क्यों बर्फ जम जाता है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं आर्कटिक ओशन के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, नॉर्थ पोल के चारों तरफ मौजूद आर्कटिक ओशन दुनिया के सभी ओशन से सबसे छोटी और पतली ओशन है, जो कि इस अर्थ का सिर्फ 4% हिस्सा कवर करती है। इसका सरफेस एरिया तकरीबन 1,40,56,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन यह इतना ज़्यादा है कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट से बड़ा एरिया माना जाता है। नंबर 2, आर्कटिक ओशन में मौजूद पानी का वॉल्यूम तकरीबन 1,87,50,000 क्यूबिक किलोमीटर है, जबकि इसकी गहराई आमतौर पर 1,038 मीटर यानी 3,406 फीट है। लेकिन आर्कटिक ओशन का सबसे गहरा पॉइंट यूरेशियन बेसिन में मौजूद लिटके डीप है, जिसकी गहराई तकरीबन 5,450 मीटर नापी गई है। नंबर 3, आर्कटिक ओशन का कोस्टल एरिया तकरीबन 45,390 किलोमीटर लंबा है, जिसके किनारे कई सारे देश आते हैं, जैसे रशिया, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह। नंबर 4, आर्कटिक ओशन की एक खास बात यह है कि ये दो अलग अलग ओशन से जुड़ी हुई है, जहां एक ओर बेरिंग स्ट्रीट के जरिए पैसिफिक ओशन से जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड सी के जरिए अटलांटिक ओशन से जुड़ी हुई है। नंबर 5, क्योंकि अटलांटिक ओशन नॉर्थ पोल के चारों तरफ मौजूद है और हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में इसमें बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में पूरा का पूरा बर्फ़ ही जमा रहता है। नंबर 6, यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंसानी तारीख में आने वाला साल 2040 में पहली बार ऐसा होगा जब आर्कटिक ओशन में बर्फ नहीं रहेगा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर्कटिक ओशन में बर्फ की मौजूदगी ना हो। नंबर 7, साल 1958 में
इसमें अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग मालूम किया गया था, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई तकरीबन 551 फीट थी, जो कि एक 55 मंजिला इमारत के बराबर होती है। नंबर 8, आर्कटिक ओशन में मौजूद पानी का टेम्परेचर आमतौर पर एक ही जैसा रहता है, जो कि सी वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास रहता है। वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक ओशन में मौजूद पानी का खारापन बाकी दूसरे ओशन के मुकाबले में कम होता है, यानी सबसे कम खारापन आर्कटिक ओशन के पानी का है। नंबर 9, क्योंकि आर्कटिक ओशन में बहुत ही ज़्यादा पोलर बियर पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से इसका नाम आर्कटिक पड़ा, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में आर्कटिक का मतलब बियर होता है। नंबर 10, आर्कटिक ओशन के सेंटर में मौजूद पॉलिटिकल डेड जोन एक ऐसा एरिया है जो कि डिस्प्यूट का सबब बना हुआ है कई देशों के दरमियान, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल गैस और ऑयल होने का अनुमान है, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट का एरिया बना हुआ है और हर एक देश इस पे अपना कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर बेनिफिट इसका कितना ज़्यादा होगा। अंटार्कटिक ओशन क्यों बाकी दूसरे ओशन से मुख्तलिफ है? अंटार्कटिक ओशन अर्थ के कितने हिस्से पर मौजूद है? अंटार्कटिक ओशन का कुल सरफेस एरिया कितना है? अंटार्कटिक ओशन की गहराई कितनी है? अंटार्कटिक ओशन कहाँ पर मौजूद है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिक ओशन से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, अंटार्कटिक ओशन को साउदर्न ओशन भी कहा जाता है, जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ मौजूद है। अंटार्कटिक ओशन इस अर्थ का तकरीबन 4% हिस्से को कवर करता है, जिसका एरिया 2,03,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 2, अंटार्कटिक ओशन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ओशन यानी महासागर माना जाता है, जो कि सिर्फ आर्कटिक ओशन से बड़ा है, बाकी तीनों ओशन से छोटा है। अंटार्कटिक ओशन में मौजूद पानी का वॉल्यूम तकरीबन 71 करोड़ 80 लाख क्यूबिक किलोमीटर है। नंबर 3, साउदर्न ओशन की गहराई समुद्र तल से आमतौर पर 4000 मीटर से लेकर 5000 मीटर के दरमियान है, जबकि इसका सबसे गहरा पॉइंट समुद्र तल से 7236 मीटर गहरा है, जो कि साउथ सैंडविच ट्रेंच में मौजूद है। नंबर 4, साउदर्न ओशन यानी अंटार्कटिक ओशन के टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। आमतौर पर इसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जगह और मौसम के हिसाब से। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा वाटर करंट अंटार्कटिक ओशन में ही मौजूद है, जिसका नाम अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट है। ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है। नंबर 6, साल 2000 तक दुनिया में सिर्फ 4 महासागर जाने जाते थे। साल 2000 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 5वें ओशन के रूप में एक नई पहचान दी, जिसे साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन कहा जाता है। नंबर 7, साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन में सर्दियों के मौसम में हर साल इतना बर्फ जमता है कि इस जमीन पर जितने भी इंसान मौजूद हैं उनके लिए कई महीनों तक ताज़ा पानी मिल सकता है। नंबर 8, साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन में बहुत सारे बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं, जैसे ब्लू व्हेल, सील वगैरह। इसके अलावा परिंदों में भी कई सारे परिंदे साउदर्न ओशन में पाए जाते हैं, जैसे एम्परर पेंगुइन, किंग पेंगुइन, अल्बाट्रोस वगैरह। नंबर 9, साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन के बीच में पड़ने वाला अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इस दुनिया का 90% बर्फ मौजूद है, जिसकी वजह से ये ज़मीन का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से हवा भी चलती है। नंबर 10, साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन बाकी दूसरे ओशन से एक खास तरीके से अलग है। वो ये कि अंटार्कटिक ओशन की बाउंड्री किसी ज़मीन से नहीं बनी, बल्कि इसकी बाउंड्री दूसरी ओशन से मानी जाती है,
जैसे इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन वगैरह। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। कैरिबियन सी कहाँ पर मौजूद है? कैरिबियन सागर की आमतौर पर गहराई कितनी है? कैरिबियन सी में कितने आइलैंड्स मौजूद हैं? कैरिबियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? कैरिबियन सी किस वजह से पूरी दुनिया में फेमस है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कैरिबियन सागर से जुड़े 10 अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, अटलांटिक ओशन में मौजूद कैरिबियन सी इस अर्थ के वेस्टर्न हेमीस्फीयर में अपनी मौजूदगी रखता है। कैरिबियन सी इस अर्थ पर मौजूद सबसे बड़ी सी यानी समुद्र है, जिसका सरफेस एरिया तकरीबन 27,54,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 2, केमैन आइलैंड्स और जमैका के दरमियान मौजूद केमैन थ्रॉट कैरिबियन सी का सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है, जिसकी गहराई तकरीबन 25,220 फीट है, जबकि इसकी अमूमन गहराई सतह से लगभग 7,220 फीट मानी जाती है। नंबर 3, कैरिबियन सी में तकरीबन 7,000 आइलैंड्स मौजूद हैं, जिस पर 28 देश अपना अधिकार जमाते हैं। इन सब देशों में जिसके पास सबसे ज़्यादा आइलैंड्स है वो है बहामास, लगभग 7,000 आइलैंड्स। नंबर 4, कैरिबियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड क्यूबा माना जाता है, जिसका एरिया तकरीबन 1,09,884 स्क्वायर किलोमीटर है। क्यूबा एक देश भी है। इसके बाद जिन आइलैंड्स का नंबर आता है एरिया के हिसाब से, उनका नाम हिस्पैनियोला और जमाइका है। नंबर 5, कैरिबियन सी का अमूमन टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जगह के हिसाब से इसका टेम्परेचर बदलता भी रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है, जबकि इसका खारापन तकरीबन 3.6% होता है। नंबर 6, मेसू अमेरिकन बैरियर रीफ कैरिबियन सागर में मौजूद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैरियर रीफ है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1,000 किलोमीटर मापी गई है। इस पर घूमने टूरिस्ट काफ़ी आया करते हैं, जिसकी वजह से कैरिबियन देशों के इकोनॉमिक में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। हर साल तकरीबन 3.1 बिलियन से लेकर 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का। नंबर 7, कैरिबियन सागर में मछलियों की लगभग 1,000 स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे बुल शार्क, टाइगर शार्क, सिल्की शार्क, कैरिबियन रीफ शार्क, फ्लाइंग फिश, ओशियन मोंटा रे, एंजल फिश, स्टोफिन, बटरफ्लाई फिश, पैरट फिश वगैरह बहुत सारी मछलियाँ। नंबर 8, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन करने वाला एरिया कैरिबियन सागर में ही मौजूद है, जहाँ से हर साल तकरीबन 170 मिलियन तेल का प्रोडक्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ साल 1640 से लेकर 1680 तक कैरिबियन सागर में समुद्री डाकुओं का रुतबा अपने शबाब पर था। नंबर 9, कैरिबियन सागर में एक अपनी अलग ही दुनिया है, जहां पर मैमल्स की तकरीबन 90 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि रिप्टाइल्स की तकरीबन 500 प्रजातियां, एम्बीफियंस की 170 प्रजातियां और परिंदों की तकरीबन 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही तकरीबन 13,000 तरह के पौधे भी कैरिबियन सागर में पाए जाते हैं, वो भी मुख्तलिफ किस्म के। नंबर 10, कैरिबियन सागर के बीच पूरी दुनिया में सबसे अच्छे बीच माने जाते हैं, जहां पर लगभग पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। यही वजह है कि टूरिस्ट एक बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स माना जाता है इन देशों के जीडीपी में, और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। खासकर इन देशों के बीच इनकी खूबसूरती में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। कैस्पियन सागर कहाँ पर मौजूद है? कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश आते हैं? कैस्पियन सागर का सरफेस एरिया कितना है? कैस्पियन सागर की गहराई कितनी नापी गई है? कैस्पियन सागर किस तरह से पूरी दुनिया के समुद्रों से अलग है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कैस्पियन सागर से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में मौजूद है, जिसके किनारे कई सारे देश आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कजाकिस्तान, साउथ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, साउथ में ईरान,
साउथ वेस्ट में अजरबैजान और नॉर्थ वेस्ट में रसिया। नंबर 2, कैस्पियन सागर के साउथ वेस्ट पार्ट में बहुत पहले एक ट्राइब्स रहा करती थी जिसे कैस्पी कहा जाता था। इसी ट्राइब्स के नाम पर इसका नाम कैस्पियन सागर पड़ा। नंबर 3, कैस्पियन सागर की गहराई आमतौर पर 211 मीटर है, जबकि इसका सबसे गहरा पॉइंट सी लेवल से 1025 मीटर नीचे है। कैस्पियन सागर में मौजूद पानी का कुल वॉल्यूम तकरीबन 78,200 क्यूबिक किलोमीटर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मौजूद लेक वाटर का तकरीबन 40 से 44% सिर्फ कैस्पियन सी में ही मौजूद है। नंबर 4, इसका खारापन तकरीबन 1.2% है। कैस्पियन सागर में जानवरों की कई सारी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनका नाम कैस्पियन सागर के नाम पर ही आता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में सिर्फ कैस्पियन सागर में ही पाई जाती हैं, जैसे कैस्पियन गुल, कैस्पियन टर्न, कैस्पियन सील वगैरह। नंबर 5, कैस्पियन सागर में तकरीबन 130 नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन कैस्पियन सागर का पानी कहीं दूसरी जगह नहीं जाता, सिर्फ इसमें आकर मिलता है। सबसे ज़्यादा जिस नदी का पानी आकर मिलता है उसका नाम वोल्गा है। कैस्पियन सागर में जितना पानी आकर मिलता है उसका 80% इसी नदी से आता है। उसके अलावा दूसरी नदियों का भी पानी इसमें आता है, जैसे यूरल, इम्बा, कुरा और ट्रेंक वगैरह। नंबर 6, वैसे तो बहुत सारे आइलैंड्स कैस्पियन सागर में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर आइलैंड्स में इंसान नहीं रहते। कैस्पियन सागर का सबसे लंबा आइलैंड्स ओरगुर्जा है, जिसकी लंबाई 37 किलोमीटर है और चौड़ाई तकरीबन 3 किलोमीटर। नंबर 7, कैस्पियन सागर का अपना अलग ही इकोसिस्टम है, जहां पर तकरीबन 850 प्रजातियां जानवरों की पाई जाती हैं। इसके अलावा पौधों की तकरीबन 500 प्रजातियां और मछलियों की तकरीबन 115 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि सिर्फ कैस्पियन सागर में ही पाई जाती हैं, बाकी दुनिया के दूसरे सागर के मुकाबले। नंबर 8, कैस्पियन सागर का सिर्फ एक ही कोस्टलाइन एरिया आता है, जो कि अज़रबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के किनारे मौजूद है और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस भी है, जहाँ पर अक्सर लोग अपना वक्त बिताते हैं। अज़रबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सी के किनारे मौजूद सबसे बड़ा शहर है। नंबर 9, कैस्पियन सागर उन चुनिंदा जगहों में से है जहां पर सबसे पहले तेल का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। यहां पर बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस और ऑयल मौजूद है। यही वजह है कि कैस्पियन सागर दुनिया में ऑयल और नेचुरल गैस की डिमांड को फुलफ़िल करने में एक अहम रोल प्ले करता है। नंबर 10, कैस्पियन सागर की लंबाई तकरीबन 1030 किलोमीटर है, यानी 640 माइल नॉर्थ से साउथ तक, जबकि इसकी अमूमन चौड़ाई 320 किलोमीटर या 200 माइल है, लेकिन इसका सबसे चौड़ा भाग तकरीबन 435 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कैस्पियन सागर का कुल सरफेस एरिया तकरीबन 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर है। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। मेडिटेरियन सी कहाँ पर मौजूद है? मेडिटेरियन सी की गहराई आमतौर पर कितनी है? मेडिटेरियन सी क्यों दुनिया से अलग है? मेडिटेरियन सी पर किसका कंट्रोल था? मेडिटेरियन सी का सरफेस एरिया कितना है? मेडिटेरियन सी के किनारे कितने देश आते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं मेडिटेरियन सी से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, मेडिटेरियन सी चारों तरफ से ज़मीनों से घिरी एक लैंडलॉक्ड सागर है, जहां एक तरफ अफ्रीका है तो दूसरी तरफ यूरोप, एक तरफ एशिया है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी एक नैरो पासेस, जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है, के जरिए अटलांटिक ओशन से जुड़ी हुई है। स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर 14 किलोमीटर चौड़ी नदी है, जिसके एक तरफ अफ्रीका का मोरक्को देश आता है तो दूसरी तरफ यूरोप का स्पेन। नंबर 2, मेडिटेरियन सी हालांकि अटलांटिक ओशन से जिब्राल्टर के जरिए जुड़ी हुई है, लेकिन इसे एक पूरी तरह से अलग पानी का हिस्सा माना जाता है। नंबर 3, दुनिया के कई सारे देश मेडिटेरियन सी के कोस्टलाइन एरिया पर आते हैं।
अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो हमें जो देश सीरियल से नज़र आएंगे वो इस तरह हैं: स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, साल्वेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, माल्टा, साइप्रस वगैरह। इसके अलावा कई सारे आइलैंड्स कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। नंबर 4, मेडिटेरियन सी की लंबाई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से लेकर टर्की तक 4000 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई क्रोएशिया से लेकर लाइबिया तक 800 किलोमीटर है। अगर हम मरमरा समुद्र को इसी में मिला लें तो मेडिटेरियन सी का सरफेस एरिया 25,10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 5, मेडिटेरियन सी की आमतौर पर गहराई तकरीबन 4,908 फीट है, मतलब 1500 मीटर, जबकि इसका सबसे गहरा पॉइंट आयोनियन सी का कैलिस्पो डीप है, जिसकी गहराई 17,280 फीट मतलब 5,267 मीटर है। मेडिटेरियन सी में मौजूद पानी का कुल वॉल्यूम 37,50,000 क्यूबिक किलोमीटर है। नंबर 6, मेडिटेरियन सी में तकरीबन 3300 आइलैंड्स मौजूद हैं, जबकि बेसिन कंट्रीज़ का नंबर 60 है। इंसानों के द्वारा बनाई गई स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। स्वेज कैनाल की लंबाई 163 किलोमीटर यानी 101 मील है। नंबर 7, रोमन सभ्यता के दौरान मेडिटेरियन सी के पूरे कोस्टलाइन एरिया पर रोमन एम्पायर की हुकूमत हुआ करती थी और ये हुकूमत तकरीबन 400 सालों तक चली, जिसमें जो मजहब यानी रिलीजन राजा का होता था उसी मजहब या धर्म को सारे आवाम को मानना पड़ता था। अगर कोई नहीं मानता तो उसे सजाए मौत दी जाती थी। 600 ईस्वी में जब अरब में इस्लाम का बोलबाला हुआ तो अरब के लोगों ने रोमन अम्पायर को एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर पूरी तरीके से रिलीजियस फ्रीडम दिया गया, यानी जिसका जो मन करे वो अपने मन मुताबिक धर्म को चुन सकता है, किसी पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं। नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडिटेरियन सी का पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा नीला कलर का होता है। मेडिटेरियन सी के पूर्वी हिस्से पर मौजूद पानी का एवापोरेशन पश्चिमी हिस्से के मुकाबले ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पूर्वी साइड का वाटर लेवल कम है और इसका खारापन भी ज़्यादा है। 5 मीटर की गहराई में इसका खारापन 3.8% है। नंबर 9, मेडिटेरियन सी की अमूमन गहराई 1500 मीटर है यानी 4,900 फीट, जबकि इसका कोस्टलाइन एरिया तकरीबन 46,000 किलोमीटर का है। नंबर 10, मेडिटेरियन सी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न मेडिटेरियन सी, जहां एक और वेस्टर्न मेडिटेरियन सी का सरफेस एरिया 8,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न मेडिटेरियन सी का एरिया 16,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी ईस्टर्न मेडिटेरियन सी साइज़ में बड़ा है वेस्टर्न मेडिटेरियन सी के मुकाबले। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। ब्लैक सी में आप क्यों नहीं डूब सकते? ब्लैक सी कहाँ पर मौजूद है? ब्लैक सी में कितने आइलैंड्स मौजूद हैं? ब्लैक सी का टेम्परेचर कितना होता है? ब्लैक सी का पानी हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं ब्लैक सी से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, एशिया और यूरोप के दरमियान आने वाला ब्लैक सी दरअसल 6 देशों से घिरा हुआ एक समुद्र है। इसकी बाउंड्री पर जो देश मौजूद हैं वो हैं जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, क्रीमिया, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की। नंबर 2, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ब्लैक सी की लंबाई तकरीबन 1,210 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई तकरीबन 560 किलोमीटर है। ब्लैक सी की मैक्सिमम गहराई 2,245 मीटर यानी लगभग 7,364 फीट है। नंबर 3, दनुबे, दानिस्टर, साउदर्न बूम और दानिएपर 4 ऐसी प्राइमरी नदियां हैं जिनका पानी ब्लैक सी में आकर मिलता है, जबकि ब्लैक सी का कुल सरफेस एरिया
तकरीबन 4,36,400 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 4, ब्लैक सी अपना पानी सिर्फ मेडिटेरियन सी से एक्सचेंज करता है। जिसके ज़रिए ये अपना पानी एक्सचेंज करता है वो दो बहुत पतली नदियां हैं, जिसे दरदानेल्लस और बोस्पोरस कहा जाता है। नंबर 5, वैसे तो ब्लैक सी में आइलैंड्स की तादाद सिर्फ 10 हैं, जो कि बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की और रोमानिया के कब्ज़े में आते हैं। इसमें से एक आइलैंड ऐसा भी है जो कि डेन्यूब डेल्टा के पास है। इसे स्नेक आइलैंड्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सांपों की तादाद है, खासकर ग्रे वाटर स्नेक, जो कि मछलियों को खाते हैं। नंबर 6, आमतौर पर यही देखा जाता है कि ब्लैक सी में ना तो हाई टाइड आती है ना ही लो टाइड आती है, जिसकी वजह से इसका पानी फ्लैक्चुएट नहीं होता और इसको एक शांत स्वभाव का सागर माना जाता है। नंबर 7, ब्लैक सी में 200 मीटर से नीचे कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता, जिसकी वजह से इतनी गहराई में कोई भी जीव जंतु नहीं मौजूद। जबकि अगर हम ब्लैक सी को हेलीकॉप्टर से देखें तो हमें ब्लैक सी ओवल शेप में नज़र आएगा। नंबर 8, नॉर्मल पानी के मुकाबले ब्लैक सी का पानी बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, जिसकी वजह से ब्लैक सी का पानी दूसरे पानी के मुकाबले ज़्यादा डेंस यानी गाढ़ा होता है। हमारी बॉडी में जो पानी मौजूद है वो अनसॉल्टेड वाटर है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जिस्म 70% अनसॉल्टेड वाटर से बना है, जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल है कि हम ब्लैक सी में डूब सकें। नंबर 9, ब्लैक सी में मौजूद पानी का टेम्परेचर तकरीबन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पानी काफ़ी ज़्यादा खारा होता है। यही वजह है कि अगर ये पानी हमारी आँख में लग जाए या हमारे जिस्म पे कहीं पर कटा हुआ है वहाँ पर लग जाए तो बहुत ही तेज़ी से जलन होगी। नंबर 10, ब्लैक सी में मौजूद पानी का टेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें मौजूद मिट्टी को आप अपने जिस्म पर लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि ये दुकानों पर भी बिकता है। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। रेड सी कहाँ पर मौजूद है? रेड सी क्यों अपने आप में एक अजूबा है? रेड सी मेडिटेरियन सी से कैसी जुड़ी हुई है? रेड सी की गहराई कितनी है? रेड सी के किनारे कौन कौन से देश आते हैं? रेड सी में आने वाले टाइड की ऊंचाई कितनी होती है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं रेड सी से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, इंडियन ओशन के अंदर मौजूद रेड सी एशिया और अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट के बीच में अपनी मौजूदगी जाहिर करता है। काफ़ी ज़्यादा एवापोरेशन होने की वजह से रेड सी का पानी पूरी दुनिया में सबसे खारा पानी माना जाता है। इसका खारापन रेंज 3.6% से लेकर 4.1% तक होता है। नंबर 2, रेड सी की नॉर्थ में सिनाइन पेनिनसुला, गल्फ़ ऑफ अकाबा, गल्फ़ ऑफ सुएज़ मौजूद हैं, जबकि इसकी पूर्वी साइड ज़मीनी हिस्सा आता है जिसमें इज़राइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यमन मौजूद हैं। इसके पश्चिम की तरफ इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, डिजाबूटी मौजूद हैं। नंबर 3, रेड सी की लंबाई तकरीबन 2250 किलोमीटर यानी 1400 मील है, जबकि इसकी चौड़ाई 355 किलोमीटर यानी 221 मील है। रेड सी का सरफेस एरिया 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसमें मौजूद पानी का वॉल्यूम तकरीबन 2,33,000 क्यूबिक किलोमीटर है। रेड सी की आमतौर पर गहराई 490 मीटर है, लेकिन इसका सबसे गहरा पॉइंट समुद्र तल से 2,211 मीटर नीचे है। नंबर 4, गर्मियों के मौसम में रेड सी का टेम्परेचर नॉर्थ में 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और साउथ में 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में सिर्फ 2 डिग्री का फ़र्क महसूस किया जाता है। रेड सी में उठने वाला टाइड नॉर्थ में गल्फ़ ऑफ सुएज के पास तकरीबन 2 फीट ऊंचा उठता है, जबकि साउथ में गल्फ़ ऑफ एडन के पास तकरीबन 3 फीट ऊंचा होता है। नंबर 5, रेड सी बीच पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके बीच पर मौजूद गोल्डन कलर का सैंड और एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर के साथ ही कलरफुल कोरल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नंबर 6,
रेड सी का अपना खुद का बहुत ही अच्छा और डाइवर्स इकोसिस्टम है, जहां पर तकरीबन 1200 मछलियां की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 10% तो ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती। रेड सी में तकरीबन 200 सॉफ्ट और हार्ड कोरल्स भी मौजूद हैं। नंबर 7, यूरोप, पर्शियन गल्फ, ईस्ट एशिया के दरमियान रेड सी समुद्र मार्ग का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, जिसके जरिए इनसे जुड़े देशों में काफ़ी अच्छा बिजनेस व्यापार होता है, क्योंकि समुद्री जहाज़ एक काफ़ी सस्ता ट्रांसपोर्ट का मीडियम है जो कि इंसानी हिस्ट्री में बहुत पहले से चला आ रहा है। नंबर 8, बाइबल और कुरान के मुताबिक रेड सी ही वो जगह थी जहां से पैगंबर मूसा ने इजराइलियों को इजिप्ट वालों की गुलामी से बचाकर इसी रास्ते से लेकर गए थे। जब उन्होंने अपना डंडा रेड सी के पानी पर मारा तो उसमें से रास्ता बन गया और वो आसानी से गुजर गए। जब बाद में फिरौन आया तो वो डूब गया। साइंस के मुताबिक ये घटना ईसा मसीह के आने से तकरीबन 1400 साल पहले हुई थी। नंबर 9, साल 1798 में फ्रांस ने नेपोलियन को ये जिम्मेदारी दी कि वो इजिप्ट पर हमला करे और रेड सी को अपने पूरे कंट्रोल में ले ले, लेकिन वो ऐसा करने में बुरी तरह से नाकाम रहा। नंबर 10, साल 1869 में 101 मील लंबी स्वेज नहर इजिप्ट में खोली गई, जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। आज के वक्त में तकरीबन 7.5% पानी के जरिए होने वाला बिजनेस इसी कैनाल से होता है। रेड सी दुनिया के उन 4 समुद्रों में से है जिसका नाम किसी कलर यानी रंग के नाम पर है। इसके अलावा बाकी के 3 समुद्र ब्लैक सी, वाइट सी और येलो सी हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। फॉग क्या होता है? सबसे ज़्यादा फॉग कहाँ पर पड़ता है? फॉग से पानी कैसे हासिल किया जाता था? फॉग की थिकनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? क्या हम आर्टिफिशियल तरीके से फॉग बना सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं फॉग से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, ग्राउंड के नज़दीक जो क्लाउड होता है उसे फॉग या मिस्ट कहा जाता है। जब विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम होती है तो उसे फॉग कहा जाता है, और जब विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से ज़्यादा होती है तो उसे मिस्ट कहा जाता है। नंबर 2, जब एयर टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट के बीच का फ़र्क 2.5 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है तो उसे फॉग बनता है। और फॉग थिन और थिक दोनों होते हैं, यानी घने भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। फॉग बहुत छोटे छोटे एयर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर हम बहुत ही स्लो मोशन वाले कैमरा से इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स हवा में मूव कर रहे हैं, जिसे हम फॉग कहते हैं। नंबर 3, जो फॉग जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर बनते हैं उन्हें ही हम बादल कहते हैं। जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर फॉग ज़्यादा बनता है। जहाँ पर फॉग बनता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी तकरीबन 100% तक हो जाती है। नंबर 4, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पार्टी और फेस्टिवल जैसे हैलोवीन वगैरह मनाने के लिए आर्टिफिशियल फॉग क्रिएट करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फॉग मशीन कहलाती है। नंबर 5, कभी कभी फॉग एक बहुत ही अहम तारीख लिख जाती है। ऐसा ही एक बार 27 अगस्त 1776 को हुआ था, जब अमेरिका के कमांडर जॉर्ज वॉशिंगटन ने बहुत ही ज़्यादा फॉग होने का फ़ायदा उठाते हुए अपने सैनिकों को लेकर ब्रिटिश आर्मी से बचते हुए भाग निकले थे और उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। नंबर 6, अगर हम फॉग की टाइमिंग की बात करें तो आमतौर पर यही देखा जाता है कि फॉग ज़्यादातर रात के दूसरे हिस्से में और सुबह सूरज निकलने के पहले तक असरअंदाज रहता है। नंबर 7, फॉग की थिकनेस कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद कंडीशन, लोकेशन, टेम्परेचर, टाइमिंग, मौसम वगैरह बहुत सारी चीज़ों पर। नंबर 8, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में मौजूद रेइस पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉग पड़ता है। आमतौर पर देखा जाता है कि इस जगह पर एक साल में तकरीबन
220 दिन फॉग पड़ती है, जबकि अगर हम किसी शहर की बात करें तो अमेरिका का ही न्यू ऑरलिन्स सिटी दुनिया की ऐसा शहर है जहां साल में सबसे ज़्यादा फॉग पड़ती है, तकरीबन 200 दिन हर साल। नंबर 9, कभी कभी ऐसा होता है कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से फॉग बहुत ही जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाते हैं, यानी इस तरह के फॉग को फ्लैग फॉग कहा जाता है। नंबर 10, बहुत पहले के वक्त में फॉग से पानी इकट्ठा किया जाता था ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। रात को मिट्टी के बर्तन पेड़ों के नीचे रख दिया जाता था, सुबह उसमें पानी मिलता जिसका इस्तेमाल किसी न किसी कामों में कर लिया जाता था। ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता जितना बारिश का पानी, लेकिन फिर भी पानी की कमी के कारण फॉग से पानी हासिल कर लिया जाता था और उसे मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जाता था। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। जापान सी कहाँ पर मौजूद है? जापान सी दिखने में कैसा लगता है? जापान सी का सरफेस एरिया कितना है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं जापान सी से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, 4 देशों नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और रसिया से घिरी हुई जापान सी पैसिफिक ओशन से अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइड वगैरह नहीं आती हैं। और तो और ख़ास बात यह है कि इसका पानी भी ज़्यादा खारा नहीं है। नंबर 2, जापान सी का सरफेस एरिया तकरीबन 3,78,000 स्क्वायर माइल है। अगर आप जापान सी को हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो जापान सी आपको गाजर की शेप में नज़र आएगी, जिसकी मैक्सिमम चौड़ाई 660 मील है और इसकी लंबाई 1401 मील है। जहां एक और जापान सी की आमतौर पर गहराई 5748 फीट है, वहीं दूसरी ओर इसका सबसे गहरा पॉइंट 12,277 फीट नीचे है समुद्र तल से। नंबर 3, क्योंकि जापान सी में ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा मौजूद है, जिसकी वजह से इसका अपना खुद का काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है, जहां पर मुख्तलिफ तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। जापान सी में तकरीबन 3500 एनिमल की प्रजातियां पाई जाती हैं, 800 एक्वेटिक प्लांट पाए जाते हैं, मछलियों की तकरीबन 1000 प्रजातियां मौजूद हैं और 26 प्रजातियां लगभग मैमल्स की हैं। नंबर 4, एक वक्त वो भी था जब जापान सी को वेल्स सी भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें मैमल की सिर्फ 2 ही प्रजातियां पाई जाती थीं, वेल्स और सील। लेकिन आज के वक्त में तकरीबन 28 प्रजातियां मैमल्स की जापान सी में पाई जाती हैं। नंबर 5, जापान सी में कोई भी बड़ा आइलैंड्स नहीं है। जो छोटे मोटे आइलैंड्स मौजूद हैं वो पूरब की तरफ हैं। जापान सी का कोस्टलाइन एरिया तकरीबन 4700 मील है। येलो सी कहाँ पर मौजूद है? इसको येलो सी क्यों कहा जाता है? येलो सी का कुल सरफेस एरिया कितना है? येलो सी के किनारे कौन कौन से देश आते हैं? येलो सी की गहराई आमतौर पर कितनी होती है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं येलो सी से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, मेनलैंड चाइना और कोरियन पेनिनसुला के दरमियान मौजूद येलो सी का पानी दरअसल येलो गोल्डन कलर का है, जिसकी अमूमन गहराई तकरीबन 144 फीट है, लेकिन इसका सबसे गहरा पॉइंट लगभग 499 फीट समुद्र तल से नीचे है। नंबर 2, नॉर्दर्न साइड में इसका खारापन तकरीबन 30% है, जबकि साउदर्न साइड में इसका खारापन 33 या 34% के दरमियान होता है। जबकि इसके किनारे पर 3 देश आते हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नंबर 3, दरअसल येलो सी एक मार्जिनल सी है, जैसे कि ब्लैक सी एक मार्जिनल सी है, क्योंकि हकीकत में येलो सी एक ओशन का पार्ट है जिसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है। इसे ईस्ट चाइना सी का नॉर्दर्न पार्ट भी कहा जाता है। नंबर 4, येलो सी की चौड़ाई नॉर्थ से साउथ तक तकरीबन 960 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट से वेस्ट तक 700 किलोमीटर है। इस हिसाब से येलो सी की कुल सरफेस एरिया तकरीबन 3,80,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जबकि इसमें मौजूद पानी का कुल वॉल्यूम तकरीबन 17,000 क्यूबिक किलोमीटर है।
नंबर 5, वैसे तो इसका कलर गोल्डन येलो है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको देखने पर महसूस होगा कि इसका कलर येलो यानी पीला है। इसी वजह से इसको येलो सी कहा जाता है। दुनिया का ये चौथा समुद्र है जिसका नाम किसी कलर के नाम पर है। इसके अलावा बाकी के 3 रेड सी, ब्लैक सी और वाइट सी हैं। नंबर 6, इसका रंग पीला होने की एक खास वजह भी है। वो ये कि जो नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं वो अपने साथ काफ़ी सारा सैंड और साल्ट लेकर आती हैं, जिसकी वजह से इसका रंग गोल्डन येलो या येलो दिखाई देता है। नंबर 7, जो नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं उनकी तादाद कुल 5 हैं और नाम इस प्रकार हैं: हुआंग ही रिवर, नंबर 2 हाई रिवर, तापू रिवर, हान रिवर, टाइडंग रिवर। नंबर 8, येलो सी में कई सारे आइलैंड्स मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे आइलैंड्स कोरियन पेनिनसुला खासकर साउथ कोरिया में आते हैं। इनकी तादाद 18 है। नंबर 9, नवंबर से लेकर मार्च के आखिरी तक येलो सी में नॉर्दर्न मानसून रहता है। सर्दियों के मौसम में येलो सी के साउदर्न पार्ट में टेम्परेचर तकरीबन 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि इसके नॉर्दर्न पार्ट्स में टेम्परेचर गिरकर तकरीबन -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर 10, गर्मियों के मौसम में येलो सी का टेम्परेचर आमतौर पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, जबकि इसका खारापन साल के पूरे हिस्से में वैसा का ही वैसा बरकरार रहता है। हर एक दिन येलो सी में 2 टाइड आते हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। एजियन समुद्र कहाँ पर मौजूद है? इसका कुल सरफेस एरिया कितना है? एजियन समुद्र के किनारे कौन कौन से देश आते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं एजियन समुद्र से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, टर्की और ग्रीस के दरमियान मौजूद एजियन समुद्र दरअसल दुनिया के मशहूर मेडिटेरियन सी का ही एक हिस्सा है। ये माना जाता है कि इसका नाम ग्रीक सभ्यता के एक गांव के नाम पर पड़ा था। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक रानी थी जिसका नाम एजियन था। वो इस समुद्र में डूब के मर गई थी, तब से इसका नाम एजियन समुद्र पड़ा। नंबर 2, एजियन समुद्र में तकरीबन 1400 से ज़्यादा आइलैंड्स और आइलैट्स मौजूद हैं, जहाँ पर प्राचीन ग्रीक के लोग रहा करते थे। नंबर 3, एजियन समुद्र में मौजूद सेंटोरिनी आइलैंड्स पूरी दुनिया में फेमस है। यह एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी की जाती है, जबकि क्रीती आइलैंड्स एजियन समुद्र में मौजूद सबसे बड़ा आइलैंड है। नंबर 4, एजियन समुद्र में मौजूद सेंटोरिनी आइलैंड्स और क्रीती आइलैंड्स पूरी दुनिया में फेमस हैं, क्योंकि इनका पुराने ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। नंबर 5, एजियन समुद्र में मौजूद कई सारे आइलैंड्स ज्वालामुखी के फटने की वजह से वजूद में आए, जिसमें से ज़्यादातर चट्टानों की शक्ल में मौजूद हैं। इन चट्टानों की शक्ल में मौजूद आइलैंड्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, सिवाय आयरन और मार्बल की माइनिंग के लिए किया जाता है। नंबर 6, एजियन समुद्र का कोस्टलाइन एरिया अपना पुराना इतिहास रखता है। आज से तकरीबन 6000 साल पुराना, यानी 4000 ईसा पूर्व। उस वक्त ये समुद्र तकरीबन 130 मीटर नीचे था। आज के वक्त में एजियन समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। नंबर 7, एजियन समुद्र की लंबाई तकरीबन 700 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर नापी गई है। इस हिसाब से इसका कुल सरफेस एरिया तकरीबन 2,14,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। नंबर 8, एजियन समुद्र का इकोसिस्टम बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। इसमें आमतौर पर जो भी जानवर पाए जाते हैं वो हैं सील, कछुआ, व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली वगैरह। नंबर 9, वैसे तो एजियन समुद्र में शार्क मछलियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा खतरनाक स्कॉर्पियन फिश और जेली फिश होती हैं, जिनकी अच्छी खासी तादाद इस समुद्र में पाई जाती है। नंबर 10, एजियन समुद्र में कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो बहुत अच्छे प्रोडक्टिव माने जाते हैं।
यहाँ पर वाइन, वीट, जौ, वेजिटेबल, ऑलिव ऑयल और बहुत सारे दूसरे फ्रूट और वेजिटेबल पैदा किए जाते हैं। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। हम में से लगभग सभी लोग जानते होंगे कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है कि समुद्र का पानी खारा होता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में साइंटिफिक रीज़न क्या है। दरअसल बहुत सारी नदियों का पानी आकर समुद्र या ओशन में मिलता है। जिन नदियों का पानी आकर समुद्र में मिलता है, उनमें से कुछ मीठे पानी की नदियाँ होती हैं, तो कुछ खारे पानी की नदियाँ होती हैं। इस तरह से समुद्र में आने वाला पानी खारा और मीठा दोनों होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इसका मिक्सचर होता है। जब इस पानी का सूरज की गर्मी की वजह से वेपराइजेशन होता है, तो ये वेपर ऊपर जाकर बादल बन जाता है। उसके बाद यही बादल बारिश के रूप में नीचे जमीन पर गिरता है और फिर वापस नदियों के जरिए समुद्र में आ जाता है। इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पानी खारा कैसे हुआ? दरअसल जब बादल में मौजूद पानी बारिश के रूप में नीचे ज़मीन पर आता है, तो हवा में मौजूद बहुत सारी गैसों से मिल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, जिसकी वजह से बारिश का पानी ज़मीन पर पहुंचने के बाद हल्का सा एसिडिक यानी नमकीन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये पानी बहकर नदी में ही जाएगा। तो जिस जगह पर बारिश होती है और जिस रास्ते से ये पानी बहकर नदियों में पहुंचता है, वहाँ पर मौजूद लवण यानी साल्ट को भी ये पानी अपने अंदर घुला लेता है। उसके बाद ये पानी नदियों में जाता है, लेकिन क्योंकि इन लवण या साल्ट की मात्रा कम होती है, इस वजह से हमें नदियों का पानी खारा नहीं लगता, यानी मीठा महसूस होता है। नदियों का ये लवण पानी समुद्र में पहुंचता है। इस तरह करोड़ों सालों से ये प्रक्रिया होती आ रही है। नदियों का ये पानी जब समुद्र में मिलता है, तो पानी में मौजूद लवण समुद्र में इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में भी चट्टानें हैं, जिनके लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। समुद्र में भी ज्वालामुखी होते हैं, जिनके फटने से लावा, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी हैं, जो क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाते हैं, यानी NaCl। इस तरह नदियों से आए लवण और समुद्र में पैदा होने वाले लवण के मिल जाने की वजह से हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। समुद्र में मौजूद साल्ट यानी लवण तो समुद्र में ही रहता है, लेकिन जब सूरज की गर्मी से इसके पानी का वेपराइजेशन होता है, तो ये बादल बनकर ऊपर चला जाता है और ये वेपराइज्ड पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। ये शुद्ध पानी बादल का रूप ले लेते हैं, जो बाद में बारिश के रूप में जमीन पर बरसते हैं। इस तरह समुद्र का शुद्ध पानी तो आसमान में चला जाता है, लेकिन लवण समुद्र में ही रह जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण करोड़ों सालों से समुद्र का पानी खारा ही बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो समुद्र का पानी और भी खारा होता जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण समुद्र का पानी ज़्यादा खारा नहीं होता। जैसे समुद्र में मौजूद सल्कधारी जीव जंतु समुद्र में मौजूद लवण का उपयोग अपनी खोल बनाने के लिए करते हैं, यानी उसका इस्तेमाल अपने कवर बनाने के काम में ले लेते हैं। जब ये सल्कधारी समुद्री जीव मरते हैं, तो बहुत समय बाद इनका शरीर चूने का पत्थर बन जाता है। ये चूने का पत्थर समुद्र में हलचल के दौरान समुद्र की सतह पर आ जाता है। इसे लाइम माइनिंग करके इसको घर में काम आने योग्य बनाया जाता है। ये वही चूना होता है जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर ऐसी ही चलती रहती है। तो अब आप जान गए होंगे कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र में 3.5% लवण पाया जाता है। मतलब समुद्र के 100 ग्राम पानी में 3.5 ग्राम साल्ट होता है। इस वजह से ही हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। इसमें कुछ लवण नदियों के द्वारा आ जाता है, जबकि कुछ लवण समुद्र में ही चट्टानों और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों की क्रिया से उत्पन्न होता है।
Thanks to watch my video.